सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी रिस्पेक्ट। तो हमेशा एक छोटी चीज़ जाने पे बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आती है। तो जो लोग लिविंग में रह रहे हैं, आप उसके बारे में उनको सही मानते हो या नहीं? खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाएगी ना, तो भी आप जीत जाओगे। सबसे पहले तो आप वो काम करो जिससे आप प्यार करते हो। रिश्ते भगवान बनाते हैं, इंसान अपने हिसाब से चूज नहीं करता। अकॉर्डिंग टू गॉड आपके लिए सही नहीं है, हाँ जी। तो वो उस इंसान को आपकी लाइफ से उठा के फेंक देते हैं। ये लॉज गलत है, गवर्नमेंट गलत है, इसको चेंज करना चाहिए। अगर आप लॉयल नहीं रहोगे तो आपको भी धोखा मिलेगा। आपको क्या लगता है लोग 20s में ऐसी क्या गलती कर दे जिनका उन्हें भुगतान 30s में करना पड़ता है? बट अगर आपको जेन्युइनली लाइफ में कुछ करना है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। आज के टाइम में डेली बेसिस पर रेप केसेस होते हैं। फाड़ के रख दो, दुनिया की बैंड बजा दो यार, इतना तो जिगरा होना चाहिए। अच्छा, कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो 2 बीवियां 3 बीवियां रख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। जो बंदा पॉजिटिव है, प्लानिंग के साथ एक्शन ले रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे को कंट्रोल करना, हाँ जी, रोकना टोकना, तो वो रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता कि या तो मजबूरी में चलती है या वो टूट जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे अभी से ही लग रहा है। रीज़न बीइंग, आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेल्फ लव के बारे में। लोग दूसरों से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, अपनी बाइक से, अपनी गाड़ी से, अपने घर से, अपने बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, माता पिता से, हर चीज़ से प्यार करते हैं, लेकिन खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं। खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए? रिलेशनशिप की क्या इंपॉर्टेंस है? पहले प्यार करें या पहले शादी कर लें? क्या कम उम्र में शादी करना ज़रूरी है या नहीं है? उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? और लाइफ में सक्सेस कैसे पा सकते हैं विद अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, कि आपके सारे रिलेशनशिप भी अच्छे रहें और आप सक्सेसफुल भी हो। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा, जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनके एक नहीं, दो तीन तीन, चार डाइवोर्स हो रखे हैं। उनको किसी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। उनको बस अपने काम में लगे रहना, पैसे कमाने हैं, शादियां करनी है, डाइवोर्स करने हैं, आगे बढ़ना जीवन में। उनको कौन क्या कह रहा है इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसी सारे टॉपिक के बारे में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कशन करना, क्योंकि आप लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए कि ज़रूरी क्या है। कई बार ऐसा होता है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही फंसे रहते हैं, लेकिन टाइम को धीरे 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 आगे खींचते रहते हैं कि चलो अभी ठीक हो जाएगा, चलो कभी ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा तो चलो अब खींच लेते हैं, ऐसे ही फंसे रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। जब आप खुद ही रिलैक्स नहीं हो तो सामने वाले को कैसे रिलैक्स करोगे? अपनी कंपनी में हाई परफॉर्मेंस कैसे दे पाओगे? अपनी लाइफ में जो आपने सोचा है वो कैसे अचीव कर पाओगे? और इसी पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करने वाले मैनिफेस्टेशन के बारे में, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी चीज़ को सोचो और अपनी लाइफ में आप कैसे हासिल कर सकते हो। क्योंकि हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, दीप्ति मैम, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। मैम एक सक्सेसफुल कंपनी को रन करती हैं। हम बिजनेस के बारे में कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ताकि आप पहले ये समझो कि बिजनेस खड़े करने से पहले ज़रूरी है खुद को खड़ा करना। तो लेट्स वेलकम दीप्ति मैम। हाउ आर यू? थैंक यू ध्रुव। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैम मैं एकदम बहुत शानदार हूँ। और अपने व्यूअर्स की तरफ से थैंक यू सो मच करना चाहूँगा कि आपने आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के बारे में सोचा। इट्स नॉट ईजी कि आप सच बोल पाओ ऑन कैमरा। अब लोग कहते हैं कि नहीं, हम खुद से तो प्यार नहीं करते, हम तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हम तो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं। आपके क्या इसमें परसेप्शन है? आप ज़्यादा किसको अहमियत देते हो अपनी लाइफ में? मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अहमियत खुद को देती हूँ। अच्छा। अगर मैं खुद को ठीक रख सकती हूँ तभी मैं सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकती हूँ। ओके। अदरवाइज सब कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा। सो वाटर योर सेल्फ फर्स्ट, वही कहावत है। देन दूसरों को आप सपोर्ट करो या हेल्प करो। बिल्कुल बिल्कुल। बट पता है, हमारी फैमिली जो है, हमारी मदर और उनके टाइम में वो लोग अपने आप को लास्ट रखते हैं। हाँ जी। और अभी भी ऐसा है। हाँ। मेरी मम्मी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अपना फेवरेट डिश बना के खा लूँ या अपने लिए कुछ कर लूँ या अपने कुछ फेवरेट मूवी देख लूँ या कुछ अपने लिए शॉपिंग कर लूँ। वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। उनके लिए प्रायोरिटी ये है कि मैं मेरे बच्चे ने खाना खाया, मेरे बच्चे ठीक हैं और हस्बैंड का टेक केयर मेरा, और
इवन शादी के बाद भी मेरी मम्मी फुल रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है कि दूसरों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना और खुद को लास्ट, क्योंकि हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी कितना प्यार करती हैं, वो जनरेशन और वो जो पहले से चलता आ रहा है वो सारी चीज़ें जी। लेकिन जो आज की जनरेशन है या फिर काफ़ी लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि सेल्फ लव एंड टेकिंग मतलब खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो और किसी भी चीज़ को स्टेबलाइज कर सकते हो। एरोप्लेन में भी मैम ऐसे ही बोला जाता है कि पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहन लें फिर दूसरे की सहायता करें। बिल्कुल, दैट्स बहुत बहुत सही बात है ये। हाँ जी। तो आप स्पिरिचुअलिटी को कितना बिलीव करते हो भगवान में, एंड आप मानते हो कि जो इंसान स्पिरिचुअल है वो लाइफ में काफ़ी कुछ बड़ा अचीव कर सकता है? वो सब कुछ अचीव कर सकता है जो स्पिरिचुअल है, उसके लिए कुछ इम्पॉसिबल ही नहीं है। बट आप मुझे बताओ, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लोग जो भी स्पिरिचुअल है उनको थोड़ा सा लोग मानते हैं कि ओल्ड थिंकर एंड ऑल टाइप से लोग धीरे धीरे अडाप्ट करते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी को, आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है और लोग भगवान में मंदिर में इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं। देखो हर रिलीजन के अलग भगवान है, कोई किसी को मानते हैं कोई किसी को मानते हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि एक सुपर पावर तो है। हाँ। और ये साइंटिस्ट भी और ये सब साइंस भी बोलती है कि देयर सम सॉर्ट ऑफ एक सुपर पावर है जो है जी। हम उसको महसूस नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, बट हम ये मानते हैं कि वो है। हाँ जी। तो स्पिरिचुअलिटी और जो गॉड को मानने वाली चीज़ है, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर ये फिंगर्स भी मूव कर रही हैं तो उसी की मर्जी से कर रही है, दिस इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है। और अगर वो आपके साथ हैं तो पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाएगी ना, तो भी आप जीत जाओगे, ये सच है। आप ये भी मानते हो क्या रिश्ते भगवान बनाते हैं, इंसान अपने हिसाब से चूज नहीं करता? देखो, भगवान ने आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करी हुई हैं, आपकी जर्नी, आप क्या करने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, कहाँ कहाँ क्या क्या सीखने वाले हो, ठीक है। कुछ रिश्ते आप खुद की मर्जी से भी बनाते हो सकता है कि वो आपकी प्लानिंग का पार्ट ना हो, या वो पाथ का पार्ट ना हो, या फिर वो गॉड ने आपको सबक सिखाने के लिए करा हो। बट अगर कोई ऐसी चीज़ आप करते हो जो अकॉर्डिंग टू गॉड आपके लिए सही नहीं है, हाँ जी, तो वो उस इंसान को आपकी लाइफ से उठा के फेंक देता है। तो फिर हमें क्यों बुरा लगता है कि वो इंसान हमें छोड़ के चला गया जब भगवान ने ही हटाना है उसने? तो हमें इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि शायद वो सच्चा प्यार है, वही मेरे लिए सब कुछ है। और हम लोग जो चीज़ हम लोग को नहीं मिलती उसके लिए ज़्यादा बैड फील करते हैं, हम लोग रोते हैं कि यार ये चीज़ क्यों नहीं मिली। पर कोई अगर एक चीज़ जाती है ना, तो हमेशा एक छोटी चीज़ जाने पे बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आती है। ये फैक्ट है, ये लॉ ऑफ लाइफ है। तो आपके हिसाब से ट्रू लव कैसे पहचाने? फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ पर्सन है और वो समझ ही नहीं पा रहा है कि सामने वाला उसको सही में प्यार करता है या नहीं, क्योंकि कभी भी इन हो जाता है, कभी भी आउट हो जाता है। और मैम अभी तो हम फेब मंथ में चल रहे हैं, ये तो मंथ ऑफ लव कहते हैं। या तो जो मतलब जो बिल्कुल मरा हुआ मर्दा भी पड़ा होगा ना, उसका भी प्यार जाग जाता है आज के टाइम में कि फेब आ गया, इसका मतलब अब तो फूल देने हैं, कोई ना कोई तो चाहिए ट्रेंड सेट करने के लिए। एग्जैक्टली। तो ट्रू लव को कैसे पहचाने? जो इंसान आपको आपके जैसा रहने देता है, ओके, जिसके साथ आप खुद को लाइक यू आर मोर ऑफ योर सेल्फ, जो अब आपको लगता है कि आपको उसके लिए चेंज नहीं होना पड़ेगा, एंड यू आर वेरी मच कंफर्टेबल। होता है ना कि एक ब्रदर सिस्टर वाला फीलिंग आ जाता है कि हाँ मतलब मैं तो इसके साथ बिल्कुल मैं हूँ, मुझे चेंज नहीं होना, एंड आई एम ग्रोइंग। तो दैट्स अ साइन ऑफ अ राइट पर्सन। वो एक बहुत ग्रीन फ्लैग है राइट पर्सन का, कि आप राइट पर्सन के साथ हो। मे बी वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, लव भी हो सकता है। एक लव की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती। जब आपको ये फील हो कि जब यू आर मोर ऑफ योर सेल्फ, सामने वाला एक रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट रखता है और आप दोनों म्यूचुअली ग्रो कर रहे हो, यू वाटर मी, आई वाटर यू, दैट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप एंड यू कैन प्रोसीड। और इसका कोई स्कोर बोर्ड नहीं है कि इसका 10, उसका 9, उसका 8, क्योंकि इम्परफेक्ट सब लोग हैं। परफेक्शन तक जाओगे तो कभी आपको कोई नहीं मिलने वाला, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो 99% रिलेशनशिप में ट्रू लव है ही नहीं, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल कर रहा है। सबसे बड़ा टॉक्सिक फ्लैग है वो, टॉक्सिक साइन, एक दूसरे को कंट्रोल करना, हाँ जी, रोकना टोकना। तो वो रिलेशनशिप
मुझे नहीं लगता कि या तो मजबूरी में चलती हैं या वो टूट जाती हैं। हमारे बहुत सारी जिनकी शादी हो चुकी है पेरेंट्स और उनकी 95% ऐसे ही मजबूरी में मैं भी चल रही हूँ। मैं इस चीज़ को मतलब बहुत श्योर नहीं हूँ, बट एटलीस्ट मेजर परसेंटेज मजबूरी में चल रही होंगी अगर वो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके। क्योंकि फ्रीडम हर इंसान की राइट है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या विचार है कि वो ठीक है या गलत है? अगेन, अगर आप उस इंसान के साथ कंफर्टेबल हो, आप ग्रो कर रहे हो, अगर आप फुल ऑफ योर सेल्फ हो, अगर आपको चेंज नहीं होना पड़ रहा सामने की वजह से, आप कंफर्टेबल हो उस बंदे के साथ, तो वो रिलेशनशिप सही है और वो लॉन्ग टर्म जाएगी। वो लॉन्ग टर्म मतलब क्या डेफिनेशन है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 साल चल रही है, 10 साल चल रही है, या तो है फॉरएवर या नहीं है। और अगर लिविंग में लोग रहते हैं आज के टाइम में, आपको पता है इट्स लीगल, इट्स नॉट इलीगल, तो जो लोग लिविंग में रह रहे हैं, आप उसके बारे में उनको सही मानते हो या नहीं, अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी, अगर वो करना चाहिए जिससे यू आर हैप्पी, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि लिविंग में रहना इज अगर मुझे वो हैप्पी करेगा, आई विल लिव इट, आई वुड लव टू। तो आपके हिसाब से एक आइडियल पार्टनर किस टाइप से होना चाहिए? उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी रिस्पेक्ट, काइंडनेस। एक होता है कि लोगों में एरोगेंस आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, एंड वही जेनरोसिटी, ग्रैटिट्यूड, लव, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़। लेकिन वो सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा के एक उस बंदे को चेंज ना करना, कंट्रोल ना करना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि उसको उसकी तरह रहने दो। बट ऑल दी थिंग्स मे बी इट्स नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। रीजन बीइंग, आपको पता है आज के टाइम में काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, फाइनेंस प्रेशर, और हर इंसान ना एक रैट रेस में भाग रहा है कि मुझे ये अचीव करना है, इसको पीछे छोड़ना है, इससे आगे निकलना है। तो ये जो प्रेशर है हमारे ऊपर, मेंटल प्रेशर, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इस मंथ ये अचीव कर लेंगे, बट जो हमारे एक्सपेक्टेशन है हमेशा वैसा ही नहीं होता। तो उसकी वजह से आपको पता है इरिटेशन आते हैं, आदमी नेगेटिव भी होता है। और आपके जैसा पार्टनर है अगर उसके पास, जो सेल्फ लव करता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो फिर वो बंदा क्या करेगा उस टाइम पर? देखो, जिसको डिप्रेशन में रहना है, जिसको हर चीज़ में प्रॉब्लम्स देख रहा है जो इंसान, और हर चीज़ में वो सोचा है कि मैं अब और कैसे टेंशन अपनी लाइफ में लेके आऊँ, वो टेंशन लाता रहेगा। और जिस बंदे ने एक पॉजिटिव आउटलुक देख लिया, हाँ जी, कितनी भी टेंशन आए, आन दे जान दे, आन दे जान दे, मतलब आगे निकलो, आगे बढ़ो और अपना काम करो, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो पॉजिटिव ही रहूँगा। हाँ। तो वो पर्सपेक्टिव है। दो लोग हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, एक जो हर चीज़ में नेगेटिव देखते हैं और दुखी रहते हैं, वो जॉब वाले भी हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, और एक बंदा जो सिर्फ पॉजिटिव एंगल देख रहा है और हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन में वो पॉजिटिव आउटलुक देख के आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चॉइस है। आप दुखी हो तो आप अपनी मर्जी से दुखी हो, आप खुश हो तो सिर्फ अपनी मर्जी से खुश हो। इट्स इन योर हैंड्स। डोंट ब्लेम अदर्स कि ऑफिस, फैमिली, आज उसकी वजह से मैं सैड हो गया, आज उसकी वजह से मैं सैड हो गया। सदगुरु क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि आप किसी को पावर ही क्यों दे रहे हो जो आपको सैड कर सके और हैप्पी कर सके। आप अपने हाथ में वो कंट्रोल रखो ना भाई। सामने वाला कुछ बोल के जा रहा है। मैंने अपनी डॉटर को भी ये चीज़ सिखाई, वो छोटी है और किसी ने उसको कुछ बोल दिया, वो सैड हो गई। तो मैंने बोला यार, वो सामने वाला कुछ भी तुमको बोल के जा रहा है तो मत लो ना, वो जस्ट डोंट टेक इट योरसेल्फ, गिव इट। वो वापस उसके पास चला जाएगा और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि इसको ये सैड क्यों नहीं हुई। सेम चीज़ हमारे साथ है। हम सामने वाले की या कोई भी सिचुएशन में कोई भी चीज़ हमें खराब लग रही है तो मत लो ना अपने ऊपर, लेट इट गो, उसके पास वापस जाएगी वो। आप सदगुरु को फॉलो करते हो काफी? मैं बहुत ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर को फॉलो नहीं करती, बट अगर जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ मुझे सही लग रही है, मैं अडैप्ट कर सकती हूँ और ये अपनी लाइफ में मैं करके देख सकती हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, मैं करती हूँ उसको। व्हाट्स योर फेवरेट बुक? सीक्रेट। The Secrets. Yeah. So you like manifestation, affirmation, law of attraction? Do you believe in that? My life is manifestation. Okay. See, miracles, everything is manifestation in my life. सब कुछ। Okay. So कैसे करते हो आप ये? थोड़ा सा बताओ मुझे। मतलब मैं कोई बुक मैंने द सीक्रेट पढ़ी थी जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा जा रही थी, ट्रेन में थी। एक रैंडम एक बुक है, लेकिन वो एक रैंडम बुक नहीं थी, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। उसने बताया कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। अच्छा। यू आर व्हाट यू थिंक।
अगर आपको लग रहा है कि आप तगड़े बंदे हो तो आप हो, अगर आपको लग रहा है आप लूजर हो तो आप हो। यू आर व्हाट यू थिंक। अगर मुझे लग रहा है मैं लूजर हूँ लेकिन मुझे तगड़ा बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको विनर माइंडसेट जनरेट करनी होगी अपने माइंड में, आई एम अ विनर, और उसके लिए काम करना होगा। बिकॉज सीक्रेट में भी लिखा है कि एप्पल का विजुअलाइजेशन करने के लिए एप्पल नहीं मिलेगा, एप्पल के लिए काम भी करना पड़ेगा। एक्शन, एक्शन इज द की। जो बंदा पॉजिटिव है, प्लानिंग के साथ एक्शन ले रहा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो फोड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है वो एक्शन। और जितने बोलते हैं ना, मैंने काफ़ी जगह भी मतलब इवन स्टीव जॉब्स इनके इंटरव्यूज देखे थे, जो एक होता है कि टेक एक्शन, एक होता है टेक फास्ट एक्शन, होता है ना ब्रेक एग्जीक्यूशन, ब्रेक थिंग्स, मूव फास्ट। मार्क ज़करबर्ग कि थिंग्स, अगर चीज़ें टूट रही है टूटने दो, फट रही है फटने दो, आगे बढ़ो, एक्शन लो, सीखोगे, गिरोगे, उठोगे, आगे बढ़ो, रन। तो टेक एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ट्रू एंड दैट्स ग्रेट। लोग सोचते रह जाते हैं यार, आइडिया, आप एक रूम में बैठोगे, सपोज 100 लोग हैं, सबके पास 10-10 तो आइडिया होंगे आराम से, ट्रू, और ये बोलेंगे ये मेरा आइडिया है, किसी को बताना मत। भाई बता के क्या हो जाएगा तुम्हारे आइडिया को, मेन तो एग्जीक्यूशन है। एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन के बिना तुम अपने पास रखे रहो, कल को बोलोगे, किसी ने कर लिया होगा ना, वो बोलोगे यार ये तो मेरा आइडिया था, ये तो ये कर गया ये तो मैंने तो सोच, और अपने मतलब बहुत प्राउडली बताएंगे ये मैंने सोचा था, ये देखो $1 बिलियन कंपनी बन गई। भाई उसने बनाई है $1 बिलियन कंपनी, मेहनत करके बनाई है, एग्जीक्यूशन करके बनाई है। कंसिस्टेंसी, एक्शन, सब कुछ लाइफ चेंज कर देता है। शाहरुख खान बोलता है ना कि सैड नहीं होना, जब वो अपने आप को ना वर्क से इतना फुल कर देता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये काफी लोग रिलेट करते हैं। मेरा भी फेवरेट एक्टर है। फेवरेट। आप अपने आप को वर्क से इतना फुल कर दो कि आपको नेगेटिविटी और किसी चीज के लिए टाइम ही ना मिले, बुलशिट के लिए, बस काम में इतने बिजी हो जाओ। जैसे आपने कहा, बट आज के टाइम में एक टर्म और बहुत ज्यादा फेमस है, वर्क लाइफ बैलेंस। लोग कहते हैं कि काम तो करो लेकिन खुद के लिए भी तो टाइम निकालो, भगवान के लिए टाइम निकालो, पूजा पाठ के लिए टाइम निकालो, स्पिरिचुअलिटी के लिए निकालो, थोड़ा बहुत टाइम मेडिटेशन के लिए भी निकालो। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ और रात को 10 बजे सो रहा हूँ, तो किस तरीके से अपने डे को प्लान करूँ सो दैट कि जो चीज़ आपने बताई है वो फॉलो करके हम भी सक्सेसफुल हो पाएं? फर्स्टली, एक वर्क लाइफ बैलेंस ये जो टर्म है, सबसे पहले तो आप वो काम करो जिससे आप प्यार करते हो। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपने काम करा है। That's we are doing. That's we are doing. मुझे तो आज भी नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ। जब मेरा डे 1 था मेरी कंपनी में, जो मेरे को एनर्जी और फीलिंग रहती थी, वो मुझे आज भी है। Done. वो मैं 24/7 वर्क कर सकती हूँ, मैं कभी बोर नहीं हो सकती, क्योंकि आई लव व्हाट आई डू। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंडली, काम के साथ साथ आपको और भी चीज़ें अपनी लाइफ में करनी चाहिए जो मैटर करती हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग का एक रूटीन कर सकते हैं कि आप वॉक पे चले जाओ, जिमिंग कर लो। वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एक सेल्फ टाइम होता है, मी टाइम होता है। ठीक है, वो मी टाइम आप चाहे हाफ एन आवर, 1 आवर, जितना भी पॉसिबली निकाल लो। 5 o'clock उठ जाओ, 6 o'clock उठ जाओ, एक आपका मी टाइम हो गया ना। वो 1 आवर का मी टाइम आपका पूरा दिन हैंडल कर लेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, कितनी भी नेगेटिविटी हो जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी वो जो आपका रूटीन चलता ही है, उसके बाद जो चीज़, अगर आपको आपके काम से प्यार नहीं है तो बीच में टाइम आउट आप करोगे सुट्टा ब्रेक। नहीं, सुट्टा ब्रेक इज लाइक वैसा टाइम आउट नहीं है, बट एक होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, लोग बाहर जाके सुट्टा ब्रेक लेके आते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, वीडियो देखने लग जाते हैं ऑफिस में बैठे बैठे। हाँ जी। तो वो चीज़ है, रूटीन के साथ साथ जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपको पसंद है वो आप करते रहिए बैलेंसली। मंदिर नहीं जा सकते, हम महीने में 1 बार चली जाइए। भगवान तो जज ही नहीं करते किसी को, वो सबको प्यार करते हैं, और आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको गॉड चाहिए, कनेक्ट करना है, आप बस मन से बोल दो, उनका नाम ले लो, एंड यू विल फील एक अंदर से ना गूज़बम्प्स सा आ जाता है जब आप थोड़ा सा वीडियो भी देख लेते हो हनुमान जी की या किसी गॉड की, मतलब जिनको भी आप मानते हो, तो वैसा होता है। तो कोई भी चीज़ कैसे भी आप किसी भी टाइम कर सकते हो जब आपका मन हो। बीइंग अ बिजनेस वुमन, कितना हार्ड होता है अपनी फैमिली को कन्विंस करना, अपने पार्टनर को कन्विंस करना कि प्लीज बिलीव ऑन मी, मैं कर सकती हूँ। लोग अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं, लोग टाइम ही नहीं देते हैं, क्योंकि आपका पूरा टाइम तो घर में जा रहा है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कब पूरी करोगे जब आप बिजनेस करोगे? आपको पता है बिजनेस इज नॉट ईजी, आपको 8 नहीं 18 घंटे देने पड़ते हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो एक होता है ना फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने ये नहीं पूछा हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, मैंने पूछा मैं ऑफिस कितनी जल्दी जा सकती हूँ, मतलब मैं काम कब से स्टार्ट कर सकती हूँ अगेन, लाइक
तो विकास बहुत सपोर्टिव है। उसने बोला शादी के नेक्स्ट डे से आ जाओ। विकास के पापा की एक ऑफिस है, उन्होंने हमें एक छोटा सा स्पेस दिया। हमने बिल्कुल बूटस्ट्रैप से स्टार्ट किया था बिकॉज तो ही हेल्प्ड अस बिगनिंग में, स्पेस दे दिया था। तो मैं इतना एक्साइटेड इसके लिए नहीं थी कि मैं रस्में कर रही हूँ शादी की और ये और वो, मैं एक्साइटेड थी कि मेरा स्पेस रेडी हो रहा है और मैं वहाँ पे काम करने वाली हूँ। तो विकास इज सपोर्टिव माय हस्बैंड, और अगर आपको सपोर्टिव इन लॉज भी मिल जाए तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्या है कि अगर वो आपके फेवर में नहीं है, वो आपके हस्बैंड को भड़काएंगे। हस्बैंड भले ही आपके फेवर में है, वो थोड़ा बहुत तो सुनेगा ना कि उसके मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं। तो शादी करते टाइम ना ये इंपॉर्टेंट है आप किस फैमिली में जा रहे हो, हस्बैंड कैसा है, हस्बैंड सपोर्टिव है, इन लॉज ओके हैं आपके काम को लेके, तो ही आप वहाँ पे जाना। वरना अगर उन्होंने बोला ना ओके देखेंगे सोचेंगे, तो भाई कट लेना। अगर आप रियली काम करना चाहते हो और लाइफ में कुछ करना चाहते हो। सो आपका कहना ये है कि आपके हस्बैंड का काफी सपोर्ट रहा, तो यू आर लकी, एवरीवन इज नॉट लकी। तो वो कैसे कन्विंस करे, कैसे समझाए उनको कि हाँ आप दो एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी, मैं करके दिखाती हूँ टाइप से, क्या ऐसा करके दिखाए सामने वाला? क्योंकि लोग ना आज के टाइम में, आप हम लोग तो एनसीआर में रहते हैं लेकिन हमारी ऑडियंस तो ऑल ओवर इंडिया है, आपको पता ही है इंडिया में एनसीआर तो हर जगह नहीं है, बट जो टैलेंट है वो हर जगह है। हर वुमेन आज के टाइम में उतना इक्वल कर सकती है जितना एक मैन कर सकता है, लेकिन लोग ना अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते ही नहीं है कि आगे बढ़े। तो वो कैसे अपने आप को प्रूव करे? आपके पास कोई सीक्रेट, आपने जो बुक पढ़ी है? यार अगर आपको कोई ये चीज़ करनी है और सामने वाले को आपको लग रहा है कन्विंस करना है, तो अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा स्ट्रांगली, और ये बताना पड़ेगा कि मेरे लिए ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है जितना सांस लेना, लाइक ब्रीदिंग फॉर ह्यूमन। जब सामने वाले को ये समझ आ जाएगा ना, आए या ना आए, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको ये करना ही करना है, आपके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, दे विल ऑल्सो ग्रेजुअली अंडरस्टैंड। अगर आप उनकी लाइफ में कुछ मैटर करते हो, दे विल अंडरस्टैंड। सो यू आर फाइट फॉर योरसेल्फ, हार्श हो जाओ, फाइट फॉर योरसेल्फ। भाई तुम आप कर दोगे, मैरी कॉम, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर गुड गर्ल्स, मैरी कॉम, अपने लिए फाइट करना पड़ा है, उसकी भी शादी हुई, उसके भी बच्चे हैं, सब है, स्टैंड लेना पड़ेगा। अदरवाइज पता है लोग रिलीज एक्सक्यूज बना के बैठते हैं, मम्मा ने अलाउ किया, फादर अलाउ नहीं किया, हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया, इसलिए हम घर पे बैठे हैं। क्यों भाई? बोल तुम्हारा मन नहीं था, तुम्हारे अंदर इतना जिगरा नहीं था कि तुम खड़े होकर स्टैंड लेते अपने लिए कि भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, दिस इज लाइक लाइफ और डेथ फॉर मी। ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ता है अपने लिए, वरना यू आर अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर आल्सो। अगर आप समझाओ तो दीप्ति आपको क्या लगता है, एक वुमेन इन अ बिजनेस और इन अ लाइफ, इन एक घर में आदमी से ज़्यादा कैपेबल है, या आदमी हमेशा ज़्यादा कैपेबल रहा है, वुमेन तो हमेशा पीछे रही है? वुमेन हर चीज़ में आदमियों से ज़्यादा कैपेबल है। अच्छा। हमेशा, बस मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो अपॉर्चुनिटी या तो वो स्टैंड नहीं ले पाई, या वो कोई फैमिली रीज़न होगा या कुछ होगा, लेकिन वो ऑलराउंडर हैं वुमेन, आदमियों से ज़्यादा कैपेबल है। तो आदमी से ज़्यादा कैपेबल हैं, बिल्कुल। तो लॉज भी वुमेन के लिए ज़्यादा बन रहे हैं। डाइवोर्स होता है तो वुमेन ही लेकर जाती है 50%, आदमी तो कभी नहीं मांगता, ऐसा क्यों? 50% वाला नहीं देना चाहिए, लॉज गलत है, गवर्नमेंट गलत है, इसको चेंज करना चाहिए। जब इक्वल राइट्स मिल रही है वुमेन को हर चीज में, तो बेचारा बंदा क्यों पिसे, उसको क्यों आप वो डोमिनेट कर रहे हो? तो मेरे अकॉर्डिंग ये लॉ चेंज होना चाहिए। जब वुमेन इंडिपेंडेंट बन रही है, अपना डिसीजन मेकर बन रही है, सारी चीजें सही है, तो वो वाली चीज चेंज हो जानी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। या तो जब आप इक्वलिटी की बात करो तो शादी के बाद फिर तो लड़की को ही नहीं जाना चाहिए, लड़के को भी आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। आप एग्रीड करते हो? अग्री करती हूँ। ओके। क्यों नहीं हो सकता? मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि क्यों लड़की ही जाती है शादी करके किसी के घर, या तो वो कहीं और रहे, एक तो दोनों के मम्मी पापा सेपरेट, तो या तो फिर इक्वल। मतलब मेरा पॉइंट है कि क्यों ऐसा होता है कि बंदी ही क्यों जाए सब कुछ छोड़ के? बंदा तो अपना कंफर्टेबल है, हाँ जी, वो अपना आराम से सो रहा है, उसकी टॉवल जहाँ है वहीं रहेगी, उसकी हर चीज सेट है, एक आपका कंफर्ट जोन है। बंदियों का कंफर्ट जोन हिल जाता है। बंदी अपनी फैमिली फ्रेंड छोड़ती है, सब कुछ, और साथ में उसके घर वाले पैसे भी देते हैं। वो कैलकुलेशन चल रही होती है कि भाई
मेरी फैमिली ने किसी ने दहेज वहेज नहीं लिया है, बट जनरल बता रही हूँ कि एक्चुअली ये बिजनेस है कि शादी हो रही है तो वही बंदी, एक तो बंदी जा रही है, उसके एक माँ बाप के जिगर का टुकड़ा किसी के घर जा रहा है, जो वो मतलब वो रात में अकेली, मतलब अगर बच्ची थोड़ी देर लेट हो जाए तो पापा टेंशन में आ जाते हैं, वो इतना प्यार करते हैं और वो अपनी बेटी किसी के घर जिंदगी के भर के लिए भेज रहे हैं, आपको पैसे भी चाहिए, फिर आप ये सोचो कि इससे मैं घर का काम भी करवा लूँ, मैं इससे ये भी करवा लूँ, भाई इससे बेटर तो मेड ही ले आओ ना अपने घर में, बहू क्यों ला रहे हो? या तो ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो एक्चुअल में ऐसा करते हैं। काफी लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाई बहू है, मतलब हमारी बेटी है और बिल्कुल हमारी बेटी की तरह रहेगी, जैसे वो अपने घर में थी वैसे हमारे घर में काम फिर भी करेगी, काम फिर भी करेगी। लेकिन कुछ लोग उसको नहीं करवाते हैं। अगर वो उनको लगता है कि यार मैं ये मेरी अगर मेरी बेटी होती है और मैं उसको जैसे ट्रीट करता हूँ या करती हूँ तो मैं भी उसको वैसे ट्रीट कर रहा हूँ, तो वो उसको डेफिनेटली नहीं कराएंगे। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग इवन काफ़ी सिटीज़ में, मल्टीपल सिटीज़ ऑफ इंडिया ऐसा होता है कि बहू आ रही है तो मतलब मेड आ रही है। ट्रू। बंदों को लगता है कि यार हमारा लाइफ सेट होगी, मेरे को एक खाना बनाने वाली मिल गई, झाड़ू पोछा बर्तन, और मेरी मम्मी को बहू मिल गई, बच्चे मिल जाएंगे खेलने के लिए, मैं अपना काम करूँगा और उसके बाद हो सकता है अगर मुझे कोई पसंद आ जाए तो मैं बाहर सेटिंग कर लूँगा। वो बेचारी बहू, उसकी ज़िंदगी एकदम होता है ना कि घिस जाती है और वो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग कभी जी ही नहीं पाएगी वो बंदी। ऐसा होता है, बट स्टैंड लेना चाहिए। दीप्ति, आज के टाइम में आपने देखा है आफ्टर मैरिज ना अफेयर बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के, राइट। तो क्या लगता है क्यों होते हैं वो अफेयर? बंदों की हवस ही नहीं खत्म होती है। अच्छा। मतलब उनको कोई ना कोई चाहिए। यहाँ पे घर पे वाइफ से बोर हो जाएंगे तो कोई बाहर अगर कोई पसंद आ गई तो उसको लगेगा ये मेरा माल है। हाँ। मतलब कुछ भी कर रहे हैं यार आजकल, लोगों का समझ ही नहीं आ रहा कि उनके माइंडसेट क्या चल रहा है। एक ऑनेस्टी, एक रिलेशनशिप, एक होता है ना कि मैं इसके साथ हूँ और मैं इसी के साथ हूँ, वो वाला टाइप पता नहीं लगता है घर की मुर्गी हो गई है। बहुत बहुत रिलेशनशिप में मैंने ये प्रॉब्लम्स देखी। मेरे बहुत सारे नोन के डिवोर्स हुए हैं फैमिली में, और यही रीज़न है कि मैंने पूछा रीज़न क्या था, कहते लव खत्म हो गया था, प्यार ही नहीं था। तो प्यार अगर यहाँ नहीं है तो कहीं और होगा, फिर यही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स समबडी जो चाहिए, दे नीड्स एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी, वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। अगर आप नहीं दे पा रहे हो ना तो कोई और दे रहा है। डेफिनेटली जहाँ डिवोर्स हो रहे हैं वो यही रीज़न है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार मतलब समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग कि घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप वाला सिचुएशन हो गया कि हाँ इससे शादी कर ली, ये तो है ही, ये तो कहीं जाने वाली ही नहीं है, ये परमानेंट है। अब मैं थोड़े से छोटे छोटे ना टाइम पास देख सकता हूँ, फीलिंग्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये दोनों के लिए भी हो सकता है। देखो गर्ल्स भी करती हैं और बॉयज भी करते हैं। तो अभी ना ये लेटेस्ट रिलेशनशिप का ना वो चल रहा है, सिचुएशनशिप, छोटा 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 फीलिंग्स लोगों का, शादी भी कर लेंगे और साइड में ना फ्रेंड बना लेंगे किसी और को और बोलेंगे कि ये तो मेरी फ्रेंड है, ये तो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे लोग कर रहे हैं। तो ये ठीक है? मैं बोलूँगी मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है, बिकॉज एक होता है एक ऑनेस्टी, अगर आप किसी से शादी कर रहे हो तो एक उसके लिए ऑनेस्टी होती है, आप कोई काम कर रहे हो तो एक उसके लिए एक होता है कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और एथिक्स। तो अगर आप वो सारी चीज़ें करके वो कोई भी चीज़ लाइफ में करोगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो ये आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। अगर आप लॉयल नहीं रहोगे तो आपको भी धोखा मिलेगा। हाँ, ये तो सच है। घूम फिर के आ जाएगा आपके पास। बिफोर मैरिज भी लोग 4-4 5-5 ऑप्शन रखते हैं कि अभी मेरा एक के साथ अफेयर चल रहा है। मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते हैं ध्रुव भाई अभी तो मेरा एक अफेयर चल रहा है, 3 बैकअप में है। तो मैं बैकअप क्या है कि मान लो अगर मुझे उसका कुछ पता चल गया या कुछ ऐसा हो गया तो फिर मैं आगे मूव ऑन कर जाऊंगा। आज मूव ऑन भी आजकल बहुत होने लगा है कि यार मूव ऑन कर। मूव ऑन को लेके कंसल्टेंट भी आ गए हैं कि हम सिखाएंगे मूव ऑन कैसे करें। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यार वो सब बचकानी हरकतें होती हैं, वो जब हम बच्चे होते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी बिजनेस में आ गए हैं, 18-18 साल के, बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हैं। लेकिन हमारे टाइम पे मैं खुद देखती थी, मैं गर्ल्स कॉलेज में थी, 4-4 लोगों से बात कर रहे हैं बंदे, 4-4 लड़कियां घुमा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार
ये वाली फ्रेंड जोन, ये सीरियस वाली एक अलग होती थी, उसकी लव, शादी वाली लव। मेरे को समझ नहीं आता कि एक लव है तो 3 क्या है, फिर बाकी 3 क्यों हैं उसकी लाइफ में। तो ये वाला होता है। अगर 4-5 में से एक ऐसी जरूर होता है या होती है जो आपकी लाइफ से चले जाए तो इफेक्ट होता है, बाकी चारों से कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर भी वो लोग बैकअप इसलिए रखते हैं कि थोड़ा कम इफेक्ट हो, जो मेन वाली चली जाए या चला जाए। मेन वाली ने कुछ गलत कहा तो बैकअप वाली को तो बोल बैकअप दिया, वाली को बोल देते आज हैं, मैं दुखी हूँ, हाँ, आज मेरा कंधा, दिल टूटा, कंधा बन जाते हैं वो लोग, राइट। तो ये बचकानी हरकतें हैं, बहुत ही बचकानी हरकतें हैं। आपको क्या लगता है लोग 20s में ऐसी क्या गलती करते हैं जिनका उन्हें भुगतान 30s में करना पड़ता है? वो टाइम पे या तो अगर आप फोकस करके कोई चीज कर लोगे, अपने काम धंधे पे ध्यान दे लोगे, 20s में काम कर लोगे, 30s में एंजॉय कर लोगे और लाइफ टाइम कर लोगे अगर ढंग से कर लिया। और अगर वो चीज में आपने वेस्ट कर दिया ना, ये सोच के कि मैं हूँ, आई एम जस्ट 20, आई एम जस्ट 24, तो भाई पूरी जिंदगी फिर यही बोलते रहना, आई एम जस्ट 35, आई एम जस्ट 45, आप स्ट्रगल में ही लगे रहोगे। उस टाइम पे अगर आपने जेन्युइनली अपने कोई एक पैशन ढूंढ लिया या फोकस ढूंढ लिया, या आपको समझ आ गया कि आपको अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है, तो आपकी लाइफ बन गई या बिगड़ गई। अपनी एनर्जी को लड़केबाजी या लड़कीबाजी में लगा लोगे तो वहां चले जाओगे, बस अपनी सेल्फी खींचते रहना, पोस्ट डालते रहना, लाइक्स देखते रहना कि मुझे कितने लोगों ने लाइक किया है, और वो लोग लाइक कर रहे हैं जो आप जिनको जानते भी नहीं हो, जो आपके लिए कभी स्टैंड भी नहीं लेंगे, या एक्चुअल में उस एनर्जी को अपने काम धंधे पे लगा के कुछ कर लो, कमाल कर जाओगे। तो वो है। पेरेंट्स का क्या रोल होता है लाइफ में? मतलब इफ यू आर सक्सेसफुल, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल। इफ यू आर सक्सेसफुल तो लोग कहते हैं लाइक यू, मैंने मेहनत करी तो मैं सक्सेसफुल हो गई या हो गया। बट अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, अभी मैं स्ट्रगलर हूँ, तो मैं बोलता हूँ मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं था वरना हम भी कुछ कर लेते। तो आप उस पर आप क्या कहना चाहोगे? यार एक्चुअली पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप बच्चे होते हो ना, एक वो होते हो, सीड होते हो, आपको बचपन से ना चीज़ें बताई जाती हैं और वो आप अपने बिलीफ सिस्टम में डालते हो कि आपको ये बोला जाता है ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, या हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे। बहुत सारे लोग के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। वो चीज़ आपके बिलीफ सिस्टम में हो जाती है कि यार ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और वही बड़े आप वही जनरेशन पास ऑन करते रहते हो अपने आगे के बच्चों को। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने आपको उस टाइम पे बोल दिया बेटा सब कुछ पॉसिबल है, सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, तुम बड़ा सोचो, पॉजिटिव रहो, अगर वो वाले एटीट्यूड में आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से बड़ा किया है तो आप क्या निकलोगे। और अगर आपको नेगेटिव थॉट्स के साथ बड़ा किया है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, या हम ये नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं, तो आप कुछ अलग बन के निकलोगे। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। अगर उस बंदे का सेल्फ बिलीफ, खुद पे विश्वास इतना स्ट्रांग है ना कि भाई मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, मैं तो एक बिलियनियर या फिर होता है ना कि हिस्ट्री लिखने आया हूँ, मैं इतिहास रचने आया हूँ, मैं पैदा ही इसलिए हुआ कि मुझे कुछ करना है, अलग करना है। तो वो बच्चे को ना, चाहे मम्मी गलत बोले, चाहे पापा गलत बोले, चाहे दुनिया गलत बोले, वो अकेला ही चल जाएगा और कर लेगा वो। तो या तो इतना दृढ़ निश्चय आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई मुझे तो करना ही करना है, नो मैटर व्हाट, चाहे कोई मेरे साथ हो, चाहे कोई मेरे साथ ना हो। और इतनी हिम्मत भी होगी कि मम्मी आप गलत बोल रही हो, पापा आप गलत बोल रहे हो, ये हो सकता है और ये मैं करके दिखाऊंगा। ये वाला ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी तो आप कर लोगे। मतलब आपके हिसाब से पेरेंट्स आर एवरीथिंग, बट अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई कंडीशन रही होगी, मे बी उनके आगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो कि वो आपको नहीं कर पा रहे सपोर्ट, लेकिन आप फोड़ दो, आप दिखा दो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं कर पाए, आई विल डू इट, आपके सारे सपने पूरे करूंगा या करूंगी, फाड़ के रख दो, दुनिया की बैंड बजा दो यार, इतना तो जिगरा होना चाहिए। बिल्कुल अपने लिए खड़े रहो, स्टैंड ले लो बस अपने लिए कि भाई आई डोंट केयर कि आंधी है, तूफान है, मुझे करना है। और आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो ये कहते हैं फाड़ तो दूंगा लेकिन आज छोड़ते हैं कल फाड़ दे दूंगा, वो रोज अगले दिन पर टालते हैं उनके अंदर तो, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे फोमो में रहते हैं हाँ। कि सचिन बन जाऊं क्या, क्रिकेट खेलने लगूं, हर बॉल पे छक्का मार दूंगा, मुझे तो लगता है मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ,
फिर शाम को उनको लगता है कि अरिजीत सिंह ही बन जाऊं क्या, सिंगिंग सीख लूं क्या। फिर उनको सुबह आता है ख्याल के अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग सीख लूं क्या, मैं लंबा भी हूँ टॉल भी हूँ। फिर रात को उनको ख्याल आता है कि क्या करूँ, शाहरुख खान ही बन जाऊं आखिरी में। तो उन लोगों को आप क्या राय देना चाहोगे जो फोमो में रहते हैं और हर काम को अगले दिन पर टालते हैं, बस लेटे रहते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, जैसे आपने तो ऑब्वियसली टैटू ही बनवा दिया है। हाँ। कि अपने आप कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए और हाँ। मुझे स्टार बना दे। ऐसे बहुत लोग हैं मेरे कांटेक्ट हाँ। में, तो बहुत ज्यादा लोग हैं। आप सही बोल रहे हो, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्शन लेना। ठीक है, अगर वो सिर्फ सपने देख रहा है तो सपनों को करने के लिए उसको काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अर्जुन ने भी युद्ध करा था। अरे वाह। कृष्ण जी ने उसको गाइड करा, सारी चीजें करी, लेकिन युद्ध तो अर्जुन ने ही करा। तीर तो निकाला, मेहनत करी ना, एक्शन लिया ना, तो वो एक्शन जरूरी है। नहीं तो फिर आप लेटे रहोगे और कल पे टालोगे, फिर कल पे टालोगे, तो यार उससे ना कुछ होने वाला नहीं है। अनटिल अनलेस आपकी कोई, आपके नाम पे कोई जायदाद हो, आपको कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर गया हो और आपको लगेगा चल हाँ ठीक है इससे गुजारा कर लेंगे, ये वाली आपकी सोच होगी, तो वो अलग सोच होगी। बट अगर आपको जेन्युइनली लाइफ में कुछ करना है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। आपने कृष्ण का नाम लिया। हाँ। कृष्ण से हम क्या सीख सकते हैं? कृष्ण से ये सीख सकते हैं कि वो क्लेवर, बहुत क्लेवर है वो। लोग उसको वो छलिया, कपटी, वो बोल विदु, सब लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये सीखा है कि सिचुएशन में आपको जैसा होना पड़े आप हो जाओ, जिससे आपका काम बन जाए। हाँ जी, मतलब जैसी सिचुएशन वैसे आप अडेप्ट हो जाओ वाटर की तरह। क्लेवरनेस भी दिखानी पड़े तो ज्यादा सीधे साधे मत बनो। जैसे अर्जुन ने बोला कि ये तो मेरे भाई बंधु है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तो उसने बोला कि जब ये द्रौपदी की साड़ी उतार रहे थे तब भी तो तुम्हारे भाई बंधु थे, तब कैसे तुम खड़े थे चुपचाप, तब तुम्हें गुस्सा नहीं आई, तब तुम्हारा खून नहीं खौला, अब तुम्हें लग रहा है कि मेरे भाई बंधु है मैं कैसे मार दूं। तो वो चीज है। द्रौपदी का नाम लेते हैं, उस टाइम पर चीर हरण हुआ था तो इतना बड़ा महाभारत हो गया। आज के टाइम में डेली बेसिस पर रेप केसेस होते हैं। लोग छुपा लेते हैं कि शादी नहीं होगी इसकी, क्या कौन अडॉप्ट करेगा एंड ऑल, और मूव ऑन कर जाते हैं, अपनी जगह चेंज कर देते हैं। क्या सही है, करना चाहिए ऐसा? बहुत सैड रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। और कहीं मतलब उस बंदी की क्या गलती? एक स्टडी भी है कि 95% केसेस को छुपाया जाता है, 5% केसेस ही सामने आते हैं। वही चीज़ है यार, ये बहुत ज़्यादा सैड रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। मतलब उसमें उस बंदी की क्या गलती? एक तो वो बेचारी मेंटली टॉर्चर हुई, फिजिकली हर चीज़ में वो डाउन करी गई, फिर उसको वो छुपा के भी रखना है कि जैसे पता नहीं उसी की गलती है। इंस्टेड उन बंदों को पकड़ के यार सीधा शूट एट साइड कर देना चाहिए, या तो उनको जेल में डाल देना चाहिए, खत्म, किस्सा खत्म। बट आज के टाइम में फेक केसेस भी बहुत रजिस्टर हो रहे हैं। बंदे बंदी रिलेशनशिप में थे, फैमिली को पता चल गया, दे आर नॉट हैप्पी विद इट, बंदी कंप्लेन कर देती कि हाँ जी इसने मेरा रेप किया, और लड़का बेचारा जेल में सड़ रहा है 6-7 साल तक। हर टाइप के लोग होते हैं, ये भी रियलिटी है। ये रियलिटी है। अगर शूट एट साइड करवा दोगे आप तो सारे लड़के तो शूट ही हो जाएंगे, बचेगा कौन साइड पर? नहीं, आप सही बोल रहे हो। देखो जैसे अच्छे और बुरे बॉयज होते हैं या आदमी होते हैं, वैसे गर्ल्स में भी अच्छे और बुरे होते होंगे, डेफिनेटली होते होंगे। बट यार किसी क्लेवर लेडी या लड़की के चक्कर में जो इनोसेंट है, जो जिसकी बेचारी की कोई गलती ही नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, यार वो प्रोटेक्टेड रहे। कुछ ऐसा होना चाहिए, या तो लॉ या किसी चीज़ में क्या चेंज हो सकता है वो ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज यार जो क्लेवर है ना वो हर चीज़ में निकल ही जाएगा, वो बच जाएगा या अपने आप को बचा लेगा। लेकिन सीधे वालों की हमेशा पिसते हैं सीधे वाले लोग। अच्छा, कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो 2 बीवियां 3 बीवियां रख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और लेकिन अभी तक कोई ऐसी इन्फ्लुएंसर नहीं आई कि जो 2-3 पति रख ले और वीडियोस बनाना चालू करते। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी भी वुमेन इक्वलिटी है? क्योंकि लोग 2 बीवियों के साथ तो देख रहे हैं बंदे को, 3 बीवियों के साथ, लेकिन 2 पति के साथ किसी औरत को नहीं देख सकते। यार मैं सच बोल रही हूँ, वो जब वो 2 बीवी के साथ आता है तो लोग बोलते हैं वाह क्या बंदा है, स्टाइलिश, मतलब एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट। और लेकिन अगर बंदी 2 बंदों के साथ आ जाए ना तो कैरेक्टर पे बात आ जाएगी। और इतना गंदा बोलेंगे ना कि वो बंदी सोचेगी भाई मैंने क्या कर दिया। सीधे होर कहते हैं, सीधा होर बस। तो आप क्या बोलोगे ऐसे व्यूअर्स को? ऐसे व्यूअर्स को यही बोलूंगी कि
अपनी जगह पे उसको रख लो, उसके जगह पे खुद को रख के देख लो। मेरा पॉइंट है कि जब बंदे के लिए तुम सही बोल रहे हो तो बंदी के लिए गलत क्यों बोल रहे हो? इक्वालिटी बोलते हो तो इक्वालिटी मानो ना। या तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट करो जो बंदा दो बंदियों के साथ है, या तो आप उसको रिस्पेक्ट करो, इक्वल। आदित्य बता रहे थे कि आपकी लाइफ में बहुत एक ऐसा फेज आ गया था कि आप सुसाइड करने वाले थे, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे थे कि जिंदगी से अच्छा मौत है। तो क्या था, मतलब उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था कि आपके जैसी स्ट्रांग वुमेन, जो मुझे लग रहा है अभी तक आपकी बातों से, कि उसको भी सुसाइड की ज़रूरत पड़ गई कि हाँ चलो ये स्टेप लेते हैं? यार लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया कि मुझे ऐसा लगा कि इजी है, सुसाइड इजी है लाइफ से। और वो ऐसा था कि मतलब मैंने नया नया कुछ काम स्टार्ट किया था और उसमें पार्टनर्स ने धोखा दिया और लॉस हो गया। न्यू ईयर का इवेंट था और उसकी वजह से मेरे पापा को घर बेचना पड़ गया। अच्छा। हाँ, उस लॉ, क्योंकि कमिटमेंट और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार आपकी फेस वैल्यू पे स्पॉन्सर्स आए, इवेंट हो रहे हैं, पार्टनर्स भाग गए। तो मेरे फादर को वो जो बचपन से होते हैं ना कि पैसे जोड़ जोड़ के एक घर बनाया जाता है, उनको वो घर उन्होंने इसलिए बेचा कि मेरी बेटी पे कोई उंगली ना उठाए। वो जो टाइम था ना, वो ऐसा था कि मतलब मर जाओ तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, अभी ये सिचुएशन हट जाए, ये टाइम हट जाए, वैसा वो टाइम था। और इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत थी, तो होता है ना कि एक वैल्यू ज़्यादा होती है घर की, लेकिन वो सस्ते में बिक गया। अच्छा। हैंड टू हैंड कि भाई अभी इनका कर्जा उतर जाए, ये मांगने वाले हैं, इनको पेमेंट हो जाए। तो वो सिचुएशन, और मैंने अपने आप को ना एक रूम में बंद कर लिया था 15 दिन। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं नम हो गई थी। ओके। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ख़त्म। मतलब फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर आज मैं इस सिचुएशन से निकल के वापस खड़ी हो गई और वापस अगर मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, तो मतलब मैं अनस्टॉपेबल हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने इस सिचुएशन और फेज को पार कर लिया है। क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि आप ख़त्म है, मतलब एक दिमाग काम करना बंद कर देता ना, वो सिचुएशन। ओके। तो मैं सोचा अगर मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल के कुछ कर लिया मैंने, तो मैं दुनिया में कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ, कुछ भी किसी की भी फाड़ सकती हूँ मैं। अब वो माइंडसेट लेके 15 दिन के बाद जब मैं रूम में बंद थी और मैं निकली, फिर मैं उसी माइंडसेट से निकली कि अब तो या तो मर जाऊंगी, क्योंकि मरना तो वैसे ही था, वही सोच रही थी, माइंडसेट थी, या तो मर जाऊंगी या काम करूंगी। अब काम मरने एक होता है ना लाइफ, एक ब्रीदिंग होता है कि सांस लेने के बराबर ज़रूरी, वैसे काम करूंगी वरना मर जाऊंगी, मतलब उतना इम्पोर्टेंट। वैसे फिर मैंने बाउंस बैक किया वो सिचुएशन को। कितना टाइम लगा ये सब करने में? मतलब स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मैं जाती थी डेली बेसिस पे कि मुझे काम मिले, वर्क, विजिटिंग कार्ड देती थी, लोग उसको ऐसे थ्रो कर देते थे मेरे सामने। मेरा विजिटिंग कार्ड ऐसे थ्रो हुआ है कि हाँ नहीं मिल सकते, मैडम बिजी हैं, किसी ने ऐसे, और मैं देख रही हूँ ज़मीन पे पड़ा हुआ है विजिटिंग कार्ड। मैं रैंडमली, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी, बिल्कुल स्टार्ट था, तो आप खुद ही सेल्स पर्सन बन जाते हो, अपने आप को प्रमोट करते हो। तो मैं निकल जाती थी मार्केट में अपने विजिटिंग कार्ड्स लेके, आप कि मैम से मिलना है या सर से मिलना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती थी। तो ऐसे मैंने ना कंसिस्टेंटली ये करा। फिर मुझे वहीं से काफ़ी रिजेक्शंस के बाद, आपने मान लो कि 10-50 मीटिंगें करी, नहीं हुआ, काफ़ी लोग नहीं मिले, काफ़ी लोगों ने विजिटिंग कार्ड थ्रो करा। मेरा फर्स्ट यस मुझे वहाँ से मिला। एक सैलून था, तो उसने मुझे वर्क दिया, उसने बोला आप मुझे एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड ये काम आप हमारे लिए कर दीजिए। वहाँ से जो आपको ना सिर्फ एक यस चाहिए लाइफ में, एक ब्रेक चाहिए। अगर वो चीज़ 100 नेगेटिव को छोड़ के आप 1 पॉजिटिव चीज़ों को देखोगे ना, तो आपकी लाइफ ना अलग लेवल पे आपको ले जाएगी। तो मैं वही छोटे छोटे पॉजिटिव को कलेक्ट करने लग गई। ऑल यू नीड इज़ वन यस आगे बढ़ने के लिए। तो वहाँ से एंड आई नेवर लुक्ड बैक। भगवान पर विश्वास था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये सिचुएशन में मे बी उन्होंने कुछ सिखाने के लिए डाला है कि मैं और बेटर हो जाऊँ और सीख जाऊँ, मे बी मैं कुछ लैक कर रही हूँ। फादर को घर वापस लेके दिया?
दिया। क्या बात, दैट्स पे बैक। तो दीप्ति, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे जो अब तक आपसे कन्वर्सेशन करते हुए लग रहा है वो है कि करियर एंड सेल्फ लव। अगर यू आर एट द टॉप इन योर करियर एंड यू आर एट द टॉप स्टेज ऑफ सेल्फ लव, तो दुनिया आपको ज़रूर रिस्पेक्ट देगी और आपकी बात सुनेगी और आपकी बात मानेगी भी। इज दैट ट्रू और नॉट? आपको चाहिए क्यों दुनिया की रिस्पेक्ट और लव? अच्छा, आपको क्या घंटा फर्क पड़ना चाहिए दुनिया से, मुझे आप बताओ। जब आपको पता है यू आर इंडिपेंडेंट, यू लव योर सेल्फ, आप अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर लेते हो, ओके, तो तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन क्यों चाहिए? वो मैटर ही नहीं करता कि सामने वाला मेरे लिए अच्छा बोले बुरा बोले, क्योंकि कभी अभी तुम्हें वो अच्छा बोल के हवा में चढ़ा सकता है, कभी वो तुम्हें बुरा बोल के नीचे गिरा सकता है। उसको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी ना, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। दुनिया की लव और वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कभी भी लाइफ में। तो मेंटल पीस के लिए क्या करते हो? मेंटल पीस के लिए मैं मंत्र सुनती हूँ, शिव जी के, हनुमान जी के। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, गूज़बम्प्स आ जाते हैं। आई वाज एक्सपेक्टेड आप कहोगे कि मैं ट्रैवल करने जाती हूँ, सोलो ट्रिप्स भी करती हूँ। वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर सोलो मैं ट्रिप करते हो आप? सोलो ट्रिप करती हूँ, वो Okay. पार्ट ऑफ लाइफ है, वो चलता है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मेंटल पीस के लिए एक जगह जाओगे फिर वहाँ आपको पीस मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो स्टेट ऑफ माइंड है। आप जिस तरीके से अपने आप को काम कर सकते हो, जितनी क्विकली, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अ पार्ट ऑफ वर्क आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मी। ओके, अ पार्ट ऑफ यू? वर्क। अ पार्ट ऑफ वर्क? मी। Me and my work Yes. is everything for me. For me, everything. Me Everything. and my work is everything. Everything. So it's so motivational and inspirational for me and my team also. And those जो आपको सुन रहे हैं, हम लोग मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक पर बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू डोंट नो हु इज दीप्ति। दीप्ति की खुद एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, मैम की खुद की कंपनी है और लोगों को मैम रोज़गार दे रही हैं। ज़िंदगी में मैम ने फाड़ा है, आपने स्टोरी सुनी होगी, और इतना कुछ करा है कि नॉर्मल लोग सोच भी नहीं पाते कि हम इतना करेंगे। और जैसा आपने बताया जहाँ से आपने बैक किया वो तो टच वुड, मतलब नॉट ईजी फॉर एवरीवन। लोगों को पूरा जीवन निकल जाता है कुछ करने के लिए। तो मेन हार्डल्स क्या है ये सब करने के लिए? मतलब सबसे ज़्यादा जो आपको टीज करा कि यार इस वजह से ना बिल्कुल मेरा दिल टूट गया, मतलब अच्छा इतना गंदा कर सकता है कोई, ऐसा क्या कुछ बताओ। मतलब जब मैंने ये सा एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी थी, जो मेरा एक फर्स्ट किक था वो ये था कि मैं एक नॉर्मल इंटर्नशिप कर रही थी एक कंपनी में, सीए फर्म में। तो एक मैनेजर ने मुझे टॉन्ट मारा, वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई है। मतलब ये मान लो कि अगर वो मुझे उस दिन टॉन्ट नहीं मारते तो मैं शायद आज मैं कुछ कर ही नहीं रही होती, मैं वही कर रही होती 10 to 5 या जो भी 9 to 5 जॉब। तो मैं अपने काम में, बिकॉज आई डोंट लव व्हाट आई डू, मतलब मुझे वो उससे प्यार ही नहीं था जो मैं काम करती थी पहले, अकाउंटेंसी वर्क। मैं सेल्स पर्सन हूँ, मैं सेल्स की बंदी हूँ, बट मुझे रियलाइज बाद में हुआ। तो सर ने मुझे टॉन्ट मार के बोला कि अच्छा काम भी कर लिया करो, कभी काम भी कर लिया करो, कुछ ऐसा बोला था। बहुत गंदा लगा था मुझे, और एक्चुअल में बहुत गंदा लगा था। फिर मैंने ना रिज़ाइन दे दिया सेम डे। तो फिर मुझे कहते अच्छा रिज़ाइन दे दिया तुमने, रिज़ाइन दे दिया। मैंने सर आपने तो बोला था काम नहीं करती, तो मैंने रिज़ाइन दे दिया। बहुत गंदे तरीके से टॉन्ट मारा था सर ने। एक होता है कि एक मोटिवेशनल होता है, एक होता है अरे काम वाम भी कर लिया करो, मजाक होता है। एक होता है कि हाँ सामने वाले को डाउन करने के लिए बोला। तो हाँ, तो मुझे वो बहुत गंदा लगा था। तो सर ने, तो मैंने बोला सर इसलिए रिज़ाइन कर दिया कि आप ही बोलते हो कि काम नहीं करती, तो काम भी कर लिया करो। तो मैंने चलो काम, मेरा मन नहीं है सर इस काम में, मैंने छोड़ रही हूँ अभी काम। तो कह रहे हैं कि अच्छा सही किया, काम तो वैसे भी नहीं करती थी, ऐसे बोला उन्होंने मुझे। मैं जैसे एक पता है मूवी का सीन जो अभी भी अगर मेरी कभी लाइफ में कुछ उखाड़ पाऊंगी, अगर वो आया तो उसमें वो सीन ज़रूर आएगा। वो ये था कि मैं अपना बैग उठा रही हूँ, रिज़ाइन दे चुकी हूँ, सर ने ये टॉन्ट मारा कि हाँ सही किया, काम तो करती नहीं थी। तो मैंने उनको ना टर्न करके, एक्चुअली ऐसे टर्न करके बोला अब करूँगी। वहाँ से मेरी लाइफ
दैट्स व्हाई यू आर ऑन वो टॉप ऑफ द अब वर्ल्ड। वो अब करूंगी वाली चीज ना मुझे किक देती है कि अब करूंगी अब करूंगी अब करूंगी अभी करूंगी। मतलब मैं हार नहीं मान सकती भाई, मैं हार मान ही नहीं सकती। एक बार कैमरे पे और बोल दो, अब करूंगी। अब करूंगी। इस पॉडकास्ट के बाद मैं भी काम करूंगा। और लॉकी तो तुम उनका अब करूंगी और तब वहीं से आएगी। बट अभी मैं थैंक यू बोलती हूँ उनको मन से। मतलब कभी मिलेंगे ना उनको बोलेंगे थैंक यू, मैंने काम नहीं किया उस टाइम। तो ऐसा मजा आ गया मतलब आपकी बात सुन के। और मतलब बहुत ही ज्यादा आपकी जो जर्नी है ना, बहुत अप्स एंड डाउन्स है उसमें, लेकिन द बेस्ट पार्ट यू आर पॉजिटिव एट एवरी पॉइंट एंड आई थिंक यू आर ब्लेस्ड आल्सो। I believe I'm blessed. That's why I'm blessed. Anyone can be blessed if they believe. So, आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। आई थिंक ये पॉडकास्ट आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आपको सीरियसली मज़ा आया है हमारी बात सुन के, दीप्ति की बात सुन के, आपको लगा हो कि हाँ यार ये तो स्टोरी हर बंदे की है, लेकिन हर बंदा ना मूव ऑन कर पाता ना बैक कर पाता। हर बंदा सोचता है चल ठीक है कर लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस जॉब पकड़ लेंगे, पापा के साथ लग जाएंगे, गल्ले पे बैठ जाएंगे, दुकान पे बैठ जाएंगे, वापस चले जाएंगे। कुछ लोग आते हैं एनसीआर आते हैं, तैयार कुछ ट्राई करते हैं। मैं सिर्फ एनसीआर की बात नहीं कर रहा, बड़े शहरों में जाते हैं, 1-2 महीने 3 महीने ट्राई करते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं तो वापस चले जाते हैं। यह हर उस बंदे के लिए था जो लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन सोच रहा है कि कैसे, क्यों। तो सबसे मैम ने सीधे बताया है कि खुद से प्यार करो और वो काम करो जिससे आप प्यार करते हो, क्योंकि प्यार ही वो चीज़ है। दूसरों से ज़्यादा प्यार करने से अच्छा खुद से प्यार करो। सेल्फ लव एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड होना बिल्कुल गलत नहीं है, ये शायद सबसे सही है। भगवान को मानो, पेरेंट्स को मानो, अपने पार्टनर की इज्जत करो, उनको ग्रेटिट्यूड दो, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये भी ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कर दो, ये भी ज़रूरी है। और कमेंट सेक्शन में हम लोगों को अप्रिशिएट करो, ये भी ज़रूरी है। और अप्रिशिएट ही करना, गाली वाली मत देना भाई, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। हम नेगेटिव कमेंट्स पढ़ लेंगे, आपको रिप्लाई भी कर देंगे, हमें अच्छा लगेगा। आप अगर हमने कोई ऐसी बात बोली है जो आपको पसंद ना आई हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आओ कमेंट करो, विल सी यू इन द कमेंट्स। और अगर आप चाहते हो कि दीप्ति आपको कुछ और टॉपिक पर वीडियो बनाए, वो आप चाहते हो कि दीप्ति इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ये आप अच्छा बोलते हो, आपने अच्छे से समझाया, और आप चाहते हो कि मैं भी आपको गेस्ट से इस टाइप के क्वेश्चन पूछूं, तो आप कमेंट सेक्शन में आओ, कमेंट करो, विल आंसर यू श्योरली। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच दीप्ति, थैंक यू यहाँ आने के लिए एंड हम सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए। बहुत मज़ा आया।